वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 12th क्लास का, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली जो इस लेक्चर में मुझे जो डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, तो उससे पहले जो थोड़े से छोटा सा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड्स, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो वो भी देख लेना। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आज का जितना भी मेरा लेक्चर उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सीबीएसई में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बहुत लकी हो तो ही एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में डिफरेंस आएगा, वो भी 2 मार्क्स का। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लेक्चर देखना है। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आंसर हो सकता है थोड़ा 2-4 दिन बाद करूं, बट आपको आंसर जरूर मिलेगा। और ज़्यादा डाउट्स है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करें सॉलिड स्टेट्स की। तो जब भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 फेस होते हैं, हमको पता है, हमने जैसे हमारे 11th-12th के सिलेबस में वैसे 5 स्टेट्स होते हैं, बट एज ए 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट आपके पास 3 स्टेट्स होते हैं। तो कोई सी मॉलिक्यूल की जो स्टेट है वो ये 2 फोर्स डिसाइड करती है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, सेकंड थर्मल एनर्जी। तो पहले इनको समझ लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हम कहते हैं दोज फोर्सेज विच कीप्स मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर, यानी वो फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स को पास लेके आते, दे आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। और थर्मल एनर्जी हम कहते हैं दोज फोर्सेज विच कीप्स मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से दूर लेके जाती हैं। और इनका अगर मैं आपस में रिलेशन देखूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल एनर्जी के, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यानी अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं तो हीट करने का मतलब मैं क्या बढ़ा रहा हूं, थर्मल एनर्जी, और क्या घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सॉलिड अपना फेस बदलेगा लिक्विड में, यानी आप कह सकते हो कि लिक्विड में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है। फर्दर अगर मैं लिक्विड को हीट करता हूं तो अपना फेस चेंज करेगा गैसेस में, यानी गैस में थर्मल एनर्जी मैक्सिमम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिनिमम होती है। सिमिलर वे अगर आप गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड में बदलेगा। तो ये 2 फोर्सेस है जो किसी भी सब्सटेंस के फेस को डिसाइड करती है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी मिनिमम है, और गैसेस के केस में थर्मल एनर्जी मैक्सिमम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही। जो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स की, तो बहुत आसान सा है, मोस्टली आपको पता ही है। जैसे हम कहते हैं दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, तो इसमें ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा। देन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फोर्स ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो मॉलिक्यूल है काफ़ी क्लोज होंगे, तो जो डिस्टेंस होता है काफ़ी क्लोज होता है वो। देन ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी जब भी हम किसी सॉलिड्स को हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं दे आर रिजिड। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि वाई सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है, या फिर वाई दे शो रिजिडिटी। तो आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो उसका आंसर क्या होगा कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन and they oscillate about their mean position, therefore solids are rigid। ठीक है, then 5th characteristics हो गई, they are incompressible and rigid। rigid मैंने आपको समझा ही दिया कि एग्जैक्टली। बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सब्सटेंसेस मीन सॉलिड्स। तो बेसिकली जो सबसे पहली जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है कि दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इसको कुछ इस तरीके से समझो, जैसे मान लो भाई मैं इस तरह बनाता हूँ तो मैं कहूँगा कि भाई ये ट्राइंगल है। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो भाई ये स्क्वायर, अगर सारी साइड इसके इक्वल है। अगर मैं इस तरह बनाता हूँ तो आप कहोगे कि भाई ये ट्राइंगल है। अगर मान लो मैं इस तरह बनाता हूँ कोई शेप, तो इसको हमने ज्योमेट्री में कोई नाम नहीं दे रखा। तो इस तरह के जो अजीबोगरीब जो स्ट्रक्चर होते हैं दे आर कॉल्ड इरेगुलर शेप। तो जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी हमने उसको कोई नाम दे रखा है। जबकि जो एमॉर्फस होते हैं दे आर इरेगुलर शेप्स। फिर सेकंड है हमारे पास दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अब जैसे देखो मैंने मार्कर ले रखा है, इसको अगर मैं मोमबत्ती के ऊपर जलाना स्टार्ट करूँ तो धीरे धीरे जलने लगेगा।
अगर मैं इसको गैस के ऊपर जलाऊं तो भी जलने लगेगा, और बहुत गर्म सरफेस पे भी मैं इसको रख दूं तो भी इसके अंदर फिजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर मान लो मैं कोई आयरन ले लूं तो आयरन को चाहे मैं क्या कहते हैं कैंडल यानी मोमबत्ती से जला लूं, गैस के ऊपर जला लूं, मैं किसी गर्म सरफेस पे रख दूं तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा, लेकिन उसके फेस में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उनका एक फिक्स टेम्परेचर है जिस पे वो अपने फेस को बदलते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जबकि एमॉर्फस सब्सटेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। आप वाट एवर रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड कर लो उनमें फिजिकल चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड हम कहते हैं दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये सीबीएसई में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो इसको आप इस तरह समझो जैसे आप अपने घर में टाइल्स लगवाते हो, या चलो ये भी छोड़ो, जैसे मान लो आप कोई सोसाइटी का फ्लैट्स देखने जाओ तो सोसाइटी के फ्लैट में मान लो मैं कहता हूँ एक बिल्डिंग में करीब मान लो 15 फ्लोर है और एक फ्लोर पे करीब 8 फ्लैट बने हुए हैं, तो सबकी कंस्ट्रक्शन आइडेंटिकल है। मीन्स अगर मैं उस बिल्डिंग के अंदर कितने भी मैं फ्लैट्स देख लूँ, सारे फ्लैट्स में जो अरेंजमेंट है यानी जो रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, किचन है, ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, सारे आइडेंटिकल हैं, तो तभी हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी मैं कितने भी डिस्टेंस तक जा रहा हूँ, जो मॉलिक्यूल की रिपीटेशन है यानी जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है दे आर आइडेंटिकल। वहीं अगर हम जैसे नॉर्मल मकान देखें, जैसे मैं यमुना विहार में रहता हूँ, आसपास बहुत सारे इलाके हैं, तो हर मकान की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। तो अगर हम सॉलिड्स के अंदर जा रहे हैं थोड़ी डिस्टेंस तक और जो हमें एटम की अरेंजमेंट है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है, तो मुझसे कहते हैं दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो इसमें मैं एक फ़ोटो दे दूंगा आपको समझाने के लिए। देन हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, इसमें कहते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एनिसोट्रॉपिक एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आइसोट्रॉपिक। तो मैं बता रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज से लिख लेना जो आपको ठीक लगे। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सब्सटेंस है उसमें एक होता है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस हम कहते हैं वो फोर्स जो करंट के फ्लो को रोकता है। सेकेंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करता है तो बेंट होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, विच कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स पे उसका रेसिस्टेंस नापूं या अलग अलग एंगल पे मैं किसी लाइट को डालता हूँ, उसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र करता हूँ, तो मुझे वैल्यूज डिफरेंट मिलती है। यानी एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, व्हेन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कम्स टू बी डिफरेंट व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, then it means it is a anisotropic in nature. And when the value of resistance and refractive index are same when measured along different direction, this property is called isotropic in nature. तो डिटेल आपको तभी लिखना है जब आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनिसोट्रॉपिक एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोट्रॉपिक। अगर आपसे डिफरेंस पूछता है बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस तो बस इतना काफ़ी है, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। देन नेक्स्ट हम कहते थे यार ट्रू सॉलिड्स। तो ट्रू सॉलिड से हमारा मतलब होता है कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है सॉलिड से ये उसको फुलफिल करता है, जबकि हम इसको कहते हैं दे आर सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो बेसिकली क्या है, जैसे हम अपने विंडो पे जब हम कोई क्या कहते हैं ग्लास लगाते हैं तो हम वर्टिकल लगाते हैं। तो अगर आप बहुत पुराने बिल्डिंग्स की ग्लास को देखो तो नीचे से आपको थिक ऊपर से थिन नज़र आएंगे। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत सालों में नज़र आता है। और आजकल तो इतने अच्छे एडेंसिव आ गए हैं कि आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलता, बहुत पुराने मकानों में नज़र आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास कोई सॉलिड है यानी ग्लास है। ग्लास दोनों टाइप के होते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, वो फ़र्क मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे मान लो मैंने ग्लास लगा रखा है तो ग्लास इस तरीके लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ग्लास है उसमें जो है ना एटम्स की क्या होती है, लेयर्स होती है। अब यहाँ से आपको हीट मिल रही है ग्लास को, सन की रेज या फिर रूम का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो क्या होता है ये जो लेयर्स होती है नीचे की वो स्लाइड करने लगती है। यानी ये जो पूरी लेयर है ये आपकी नीचे की साइड चली जाएगी, उसके बाद इस लेयर का नंबर आएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपका जो लेयर है नीचे से थिक हो जाएगा, ऊपर से थिन हो जाएगा।
तो ये जो प्रॉपर्टी है दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। तो इसको जो हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं लाइक लिक्विड्स amorphous solid also have tendency to flow from top to bottom very slowly and this property of amorphous solids are called pseudosolid या फिर supercooled liquids कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस। एक बार और रिपीट करते हैं, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, दे हैव इरेगुलर शेप, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे आर एनिसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक, दे आर ट्रू सॉलिड्स, दे आर सूडो और सुपर कूल्ड लिक्विड। इसके अलावा एक और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाई ग्लास फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन अपीयर्स मिल्क इन अपीयरेंस। ठीक है, तो उसका आंसर होगा ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। तो ज़्यादातर जो ग्लास हमारी डेली लाइफ में हम देखते थे एमोरफस ग्लास, तो जब उसके अंदर हीटिंग होती है या फिर थोड़ा चेंजेस होता है तो अरेंज होने लगता है। एमोरफस मतलब जो हमारे एटम्स हैं वो मतलब अनऑर्गेनाइज है, ऐसे मान के चलो। तो जैसे जैसे स्लो हीटिंग होती है तो जो अनऑर्गेनाइज एटम है वो ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, यानी एमोरफस से क्रिस्टलाइन में बदलने लगते हैं और उसमें मिल्कीनेस आ जाता है। तो अगर आप बहुत पुराने ग्लास देखो, यानी कोई ऐसी गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी हो बहुत सालों से, डैमेज गाड़ी है, तो आप उसके शीशे देखना आपको मिल्की नज़र आएंगे। या बहुत पुराने जो बसेस के शीशे हैं जो एकदम पड़ी है, एक जगह ख़राब पड़ी है, उनके शीशे देखना आपको मिल्की नज़र आएंगे। तो ये सारा जो फिनोमेनन होता है क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना लिखना है, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ हमारा एमोरफस और क्रिस्टलाइन के बीच में। ठीक है, मुझे लगता है आपको अच्छा समझ में आ गया होगा।